संजना और उसका भाई सौरभ दोनों पटना में किराए के मकान में रह करके तैयारी कर रहे थे। घर वालों का सपना था दोनों सरकारी नौकरी में हो जाएं। इसी बीच संजना के भाई सौरभ का सिलेक्शन बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो जाता है। सौरभ अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। संजना उसी किराए के मकान में रहती है। वो भी सीजीएल की तैयारी वगैरह कर रही थी और उसका सीजीएल भी क्लियर हो जाता है। जनवरी में रिजल्ट आता है और लगभग 5 जून को उसकी ज्वाइनिंग थी। ये सब सारी खुशखबरियाँ माँ बाप को मिलती हैं। माँ बाप संजना से मिलने उसके किराए के मकान पटना में पहुंचते हैं। वहाँ पर संजना से कहते हैं, बेटी अब तो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, अब तुम चलो गांव घूम करके आ जाना, कुछ दिन वहाँ रहना, फिर उसके बाद चले आना। संजना कहती है, माँ तुम लोग चलो, मेरी 5 जून को ज्वाइनिंग है, मैं ज्वाइनिंग कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग घर आएंगे और आराम से खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। माँ भी कहती है ठीक है, जैसा तुमको सही लगे वैसा तुम करो। माँ बाप घर आ जाते हैं। इसी बीच 15 मई 2025 को लगभग शाम के 4 बजे संजना के माँ बाप को पुलिस के द्वारा फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी बहुत बुरी तरीके से घायल है। माँ बाप हैरान परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी तो बेटी से मिलकर के आए हैं और अचानक बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। माँ बाप पुलिस के द्वारा बताए गए उस अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पर बेटी एडमिट थी। वहां पर पहुंचने के बाद बेटी की जो हालत होती है वो हालत देख करके माँ बाप को समझते देर नहीं लगती कि उनकी बेटी अब उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके इस दुनिया से जा चुकी है। पुलिस एक तरफ अपनी तफ्तीश जारी रखती है और पुलिस की तफ्तीश में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। कैसे इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, कैसे उस संजना को निर्मम तरीके से मारा गया है, बताया जा रहा है। पुलिस की तफ्तीश में पहले उसे चाकुओं से काटा गया, उसके बाद खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर का पाइप संजना के मुंह में डाल करके आग लगा दी गई जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाए। इतनी भयंकर प्लानिंग की गई थी कि जिसको सुन करके माँ बाप के रूह कांप जा रहे थे कि मेरी बेटी इतनी बुरी तरीके से मारी गई है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पुलिस की तफ्तीश अभी तक बढ़ी ही है, कौन इस पूरे घटनाक्रम में दोषी है और उन दोषियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये सब सारी चीज़ें आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की। बिहार के पटना ज़िले की एक थाना लगता है एसके पुरी थाना। उस थाना के अंतर्गत आनंदपुरी मोहल्ले में मनोरमा अपार्टमेंट के पास गली नंबर 3 में एक किराए के मकान में संजना सिंह और उसका भाई सौरभ कुमार, ये दोनों रह करके तैयारी करते थे। माँ बाप जो कि मुजफ्फरपुर में रहते थे, गांव में माँ बाप का सपना था दोनों भाई बहन अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा। और इसी कड़ी में सौरभ कुमार का सिलेक्शन बिहार दरोगा में हो जाता है। सौरभ अपना ट्रेनिंग करने के लिए बिहार पुलिस चले जाता है अपने कैंप में, लेकिन संजना इधर सीजीएल की तैयारी कर रही होती है और उसका भी सिलेक्शन सीजीएल में सचिवालय में हो जाता है। 5 जून को ज्वाइनिंग थी। इसी बीच 15 मई 2025 दिन गुरुवार को लगभग शाम 4 बजे पुलिस को सूचना मिलती है। सूचना संजना जिस मकान में रहती थी उस मकान के मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया कि हमारे घर में हमारी जो किराएदार में रहने वाली है संजना सिंह, उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इस हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब संजना के घर पर काम करने वाली जो दाई होती है वो घर पर पहुंचती है। लगभग शाम के 4 बज रहे थे। वो संजना के कमरे में जाती है तो उसको पहले कुछ स्मेल सुनाई देता है। बहुत अजीब तरीके से गंध कमरे से निकल करके आ रही थी। कमरा लगभग खुला हुआ था, कमरे का दरवाज़ा, कमरा पूरी तरीके से अंधेरा था। वो संजना को आवाज़ भी लगाती है लेकिन आवाज़ निकल करके नहीं आती है। तो वो दाई कमरे में दाखिल होती है और उसको पता था कि लाइट का स्विच बटन जो है वो किस तरफ है। वो स्विच ऑन करती है और उसके सामने जो नज़ारा होता है वो नज़ारा देख करके वो चौंक जाती है, चीख निकल जाती है उसकी। सामने संजना पड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर ऐसा लग रहा था कि आग से किसी ने जलाया है बहुत बुरी तरीके से। शरीर से उसके खून रिस रहा था और गैस सिलेंडर जो था वो संजना के पास में रखा गया था और पाइप जो था गैस सिलेंडर का उसके मुंह में डाल करके ऐसा लग रहा था किसी ने आग लगाई है। जब ये नज़ारा वो काम वाली दाई देखती है, वो चीखते चिल्लाते मकान मालिक के पास पहुंचती है, पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। मकान मालिक तुरंत पटना पुलिस को सूचना देते हैं।
पुलिस पहुंच जाती है। इसके साथ ही साथ पुलिस संजना के भाई को, संजना के पूरे परिवार वालों को सूचित कर देती है, बेटी के साथ ये घटना हो चुकी है। सभी लोग पहुंचते हैं। अब एक तरफ था संजना की हत्या करने वाला कौन है, इसकी तफ्तीश में पुलिस जुट जाती है, और एक तरफ परिवार वाले अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग हैं। परिवार अपने तरीके से अनुमान लगा रहा था, पुलिस अपने सबूतों के आधार पर अनुमान लगा रही थी, और पुलिस उस इलाके में, उस घर में, जिस घर में संजना रहती थी, उस घर के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। उस घर के सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति दिखाई दे जाता है। वो व्यक्ति संजना के कमरे में लगभग दोपहर 11 बजे संजना के कमरे में जाता है, और वो लगभग 4 घंटे संजना के कमरे में रहता है, और लगभग शाम को 3 बजे वो संजना के कमरे से निकलता वो दिखाई दे रहा है। उसके पीठ पर एक लैपटॉप का बैग भी लदा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है। ये व्यक्ति संजना के कमरे से 3 बजे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस इस व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, परिवार के लोगों को दिखाती है, पहचान करवाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो परिवार वाले पहचान करते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये संजना का करीबी दोस्त है। जो संजना का भाई है सौरभ कुमार, वो उस व्यक्ति की पहचान किया है, बोल रहा है ये संजना का करीबी दोस्त है सूरज कुमार, और इन दोनों लगभग दोस्त हैं तो मिलना जुलना होते रहता था। अब ये जो व्यक्ति है, पुलिस इसको अहम रोल समझ के गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही कि हो ना हो इस घटनाक्रम में ये सूरज कुमार जो है ये मुख्य आरोपी है और यही दोषी है। पुलिस की टीम के साथ फॉरेंसिक की पूरी टीम, एफएसएल वगैरह सारी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। सभी चीज़ों को एकत्रित किया गया है। पुलिस कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश कर रही है, सीडीआर मोबाइल का लोकेशन निकलवाया जा रहा है सूरज कुमार का। इन सब चीज़ों से पुलिस तफ्तीश कर रही है कि उस समय सूरज कुमार का जो मोबाइल है वो संजना के कमरे पर था। संजना का मोबाइल उसके कमरे से गायब है, उसका लैपटॉप गायब है। पुलिस ये भी जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति कमरे से निकला है, जो सीसीटीवी फुटेज में आया है, क्या उसने ही संजना का मोबाइल गायब किया है और उसका लैपटॉप लेकर के भागा है। ये सब सारी चीज़ें पुलिस की जांच में धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को बहुत सारी चीज़ें जांच पड़ताल करनी है। खैर, अनुमानों का दौर चल रहा, पुलिस अनुमान लगा रही है और परिवार वाले अनुमान लगा रहे हैं। परिवार वालों का यहाँ तक अनुमान है कि हो ना हो इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 4 से 5 लोग शामिल हैं। बिना 4-5 लोगों के इस भीड़ भाड़े सुरक्षित पटना जैसे इलाके में इस घटना को अंजाम देना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जिस मकान में संजना रहती थी, बताया ये भी जा रहा है कि और भी 2-3 लोग उस मकान में किराए में रहते हैं, और आरोपी ने 4 घंटे तक इस पूरे निर्मम घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और इन 4 घंटों में किसी को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना चीखने की, ना चिल्लाने की, ना किसी गंध की आवाज़ किसी को नहीं पता चली। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। खैर, पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मकान मालिक से भी पूछताछ की गई है, लेकिन मकान मालिक जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं रहता है जो भी किराएदार हैं उनके कमरे में कौन आ रहा कौन जा रहा, और हम लोग थोड़ा बीमार भी रहते हैं तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा टोका टोकी नहीं करते हैं। वो तो काम वाली दाई ने बताया कि इस तरीके की घटना हुई है, तब हम लोग ऊपर गए हैं और जब ये सब सारी चीज़ें देखें तो पुलिस को इन्फॉर्म की हैं। खैर, इन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस की कार्रवाई पर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना जैसे इस हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरीके की घटना घटती और किसी को कोई खबर नहीं होती है। एक वो लड़की जो सीजीएल का परीक्षा निकाल करके सचिवालय में ज्वाइन करने वाली है, उस लड़की के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, जिसका भाई अभी दरोगा में ट्रेनी है। तो आम लोगों की तो बात ही क्या करें। खैर, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से, इस घटना को बताने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको जागरूक करना है इस कहानी के माध्यम से। जहाँ भी रहिए सजग रहिए, जागरूक रहिए। ये सब घटनाएं जो होती हैं, जिसको कहानियों के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ, ये बहुत कुछ सीखने समझने के लिए होती हैं, जिसे आप अपने जीवन में इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। खैर, आपको कैसी लगी ये पूरी कहानी जो मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नए वीडियो में नई कहानी के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।